आज का हमारा विषय हुमायूं है। हुमायूं जो कि मुग़ल वंश का दूसरा वंशज था, इसने भारत पर 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं मुग़ल शासक बना। इसकी प्रारंभिक कठिनाइयों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही इसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारत विजय के उपरांत बाबर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका था, अतः वह अपने साम्राज्य को अव्यवस्थित तथा बिखरा हुआ छोड़ के चला गया था। उसके उत्तराधिकारी हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही हुमायूं का व्यक्तिगत चरित्र जो था वो भी उसकी समस्या का एक कारण बना। हम उसकी कठिनाइयों को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबर जो विरासत उसके लिए छोड़ के गया था वो एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था, किंतु उस साम्राज्य की जड़ें सुदृढ़ नहीं थी। बाबर अपने साम्राज्य को संगठित करने और उसको उचित शासन व्यवस्था देने में सफल नहीं हो सका था। वे राज्य की आय के साधनों में वृद्धि नहीं कर पाया। उसने स्वयं भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया था और हुमायूं को वो कठिनाइयां विरासत में दे गया। तो हम देखते हैं कि बाबर की जो विरासत थी उसे वो अव्यवस्थित विरासत को हुमायूं संभाल नहीं पाया। दूसरा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था रही। बाबर के विशाल साम्राज्य में क्योंकि शासन व्यवस्था बाबर नहीं स्थापित कर पाया था, यानी एक रूपता नहीं स्थापित कर पाया था, तो उसने अपने साम्राज्य को जागीरों में बांट दिया था और वहाँ जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे वो गवर्नर एक निश्चित भाग केंद्र को देते थे। तो प्रांतों का प्रशासन ढीला था। सैनिक जागीरों की व्यवस्था के बड़े बड़े सरदार शक्तिशाली हो गए थे और हुमायूं के आदेश अनुसार चलने के लिए वे तैयार नहीं थे। तीसरी कठिनाई यदि हम देखें तो वो था रिक्त राजकोष। बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद सारा धन जो था वो भारी मात्रा में अपव्यय किया था। उसने इब्राहिम लोदी से प्राप्त कोष को अपने पुत्रों और अमीरों को बांट दिया था और इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो राजकोष उसे रिक्त मिला और आर्थिक संकट से हुमायूं अपने आप को उभार नहीं पाया। एक अन्य समस्या जो उसके सामने आई वो सैनिक संगठन में दोष की थी। बाबर ने जीवन भर युद्ध और संघर्ष किए थे और उसकी सेना के अंदर उज़्बेक, मुग़ल, तुर्क, ईरानी, अफ़गानी, भारतीय आदि सैनिक सम्मिलित थे जो अपनी ही जाति के सरदारों की अधीनता में थे। ऐसे में द्वेष की भावना बढ़ती चली गई थी और सेना में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकता नहीं थी और ये एक अन्य परेशानी थी जो जिसका सामना हुमायूं को करना पड़ा था। हुमायूं के भाई भी उसके लिए कठिनाई का कारण बने। इसके 3 छोटे भाई अयोग्य और उसके प्रति वफादार नहीं सिद्ध हुए। जब मुग़ल वंश को एकता की आवश्यकता थी वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और अधिकारों में लिप्त रहे और जब हुमायूं को अपने भाइयों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी तब वे उससे उदासीन हो गए, दूर जा खड़े हुए और उसे किसी ने अपना सहयोग नहीं दिया। एक अन्य कारण मिर्ज़ा वर्ग और उसके संबंधियों का था। तैमूर वंशी मिर्ज़ा वर्ग के जो लोग थे वो बड़े ही महत्वाकांक्षी थे। वे शासक बनने का स्वप्न देख रहे थे और हुमायूं के विरुद्ध बार बार विद्रोह कर रहे थे। तो ये समस्या भी हुमायूं के सामने उत्पन्न हुई क्योंकि ये हुमायूं के शत्रु के रूप में उसके समक्ष खड़े थे। अफ़गानों ने भी हुमायूं के प्रतिद्वंदियों के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था। वे दिल्ली पर उनका जो आधिपत्य छीन लिया गया था बाबर के द्वारा, वे उसे भुला नहीं पाए थे।
वे वापस से उसे प्राप्त करना चाहते थे और इसीलिए बार बार संघर्ष हो रहा था, विद्रोह कर रहे थे और वे सक्रिय हो गए थे दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के उद्देश्य से, और ये भी हुमायूं के लिए एक परेशानी हुई। हुमायूं की स्वयं की जो चारित्रिक दुर्बलताएं थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण रही उसके संकटों का। हुमायूं ना तो एक अनुशासन प्रिय और ना ही एक योग्य सेनापति सिद्ध हुआ। वो साहसी तो था लेकिन योग्यता उसमें नहीं थी, उसमें राजनीतिज्ञ बुद्धिमत्ता नहीं थी और वो अंधविश्वासी भी था। और ऐसे में वो अपनी योग्यताओं को सिद्ध नहीं कर पाया, उसमें अत्यधिक उदारता थी और वो एक दुर्बल व्यक्ति था। और ये सारे ही दोष एक शासक के लिए उचित नहीं होते। तो ऐसे में राज्य जब वो गद्दी पर बैठा तो राज्य को पूर्ण रूप से संभाल नहीं पाया। हुमायूं ने अपने एक अन्य कारण जो उसकी कठिनाइयाँ जो रहीं वो थी कि उसने अपने भाइयों को विस्तृत भूभाग दे दिया था और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब मुगल राज्य को एकता की आवश्यकता थी, हुमायूं ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। कामरान को काबुल और कंधार, अस्कारी को संभल और हिंदहाल और मेवात हिंदहाल को दे दिया था। यानी अस्कारी को संभाल दे दिया, हिंदहाल को मेवात दे दिया और कामरान को काबुल और कंधार, ये 3 उसके भाई थे जिनको उसने अपने साम्राज्य बांट दिए थे। और ऐसे में इन सभी भाइयों के अंदर गृह युद्ध की सी स्थिति बन गई जो कि हुमायूं के लिए परेशानी सिद्ध हुई। अब हम हुमायूं के कुछ अभियानों की बात करें तो हम देखते हैं कि अब उसने प्रारंभिक दौर में कुछ युद्ध किए थे। कालिंजार का अभियान उसने 1531 ईस्वी में किया। बुंदेलखंड के कालिंजार दुर्ग को घेरने के लिए वो निकला और दुर्ग के शासक रुद्रदेव ने अफगानों को का शुभचिंतक माना जा रहा था। हुमायूं को ने कुछ महीनों तक दुर्ग का घेराव डाला, उसके बाद उसने उनसे सुलह कर ली। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका। उसके बाद उसने दरिया का युद्ध किया 1532 में। महमूद लोदी ने जौनपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और वो अवध में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा था। ये महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का ही वंशज था। हुमायूं उसके विरुद्ध बढ़ा और उसने दरिया के स्थान पर हुमायूं ने लोदी को पराजित किया। शेर खान महमूद लोदी इससे अलग होकर वहाँ से चला गया था। बाद में शेर खान हुमायूं के लिए परेशानी का सबब बना। उसके बाद 1532 में ही उसने चुनाव का घेरा डाला। अफगानों को पराजित करने के बाद हुमायूं ने शेर खां के अधीन चुनार के किले को घेरा। 4 मास तक घेरा रखा। फिर उसे जब जीतने की आशा नहीं दिखाई दी तो वो लौट चला। तो हम देखते हैं कि उसने शेर खां को एक तरीके से उसके साथ समझौता सा कर लिया था और हुमायूं की एक बड़ी भूल थी कि उसने शेर खां को मौका दिया कि वो अपनी शक्ति का विस्तार कर सके। बहादुर शाह के साथ 1535 से लेकर 1526 के मध्य हुमायूं ने संघर्ष किया था। गुजरात के शासक मोहम्मद शाह की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वो मालवा को जीत चुका था। उसने चित्तौड़ के दुर्ग पर भी आक्रमण किया था और इसलिए उसकी शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से हुमायूं ने उसके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन हम देखते हैं कि हुमायूं इस युद्ध में भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हुमायूं का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ शेर खां के साथ। 1537 से 1540 के मध्य ये लगातार युद्ध हुआ। इस युद्ध की घटनाओं में हम देखते हैं कि जब हुमायूं गुजरात में बहादुर शाह के साथ संघर्ष कर रहा था उस समय शेर खां ने बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था और अब हुमायूं ने उसके विरुद्ध अपना मोर्चा खोला। चुनारगढ़ 1538 में चुनारगढ़ का युद्ध हुआ। अक्टूबर में
अक्टूबर 1537 में हुमायूं चुनार पहुंचा और उसने वहाँ के किले का घेरा डाला। यहाँ शेर खां का पुत्र कुतुबुद्दीन खां जो था वो किले की रक्षा कर रहा था। ये घेरा 6 महीने तक चला और अंत में मुगलों द्वारा किले पर अधिकार कर लिया गया। हम देखते हैं कि चुनार की विजय के बाद हुमायूं शेर खां का पीछा करता हुआ बंगाल की ओर पहुंचा, लेकिन तब तक शेर खां अपनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ कर चुका था और हुमायूं को पुनः आगरा की ओर लौटना पड़ा। उसके बाद 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। आगरा वापस आने के लिए हुमायूं ने मुंगेर के पास से गंगा के दक्षिणी तट को पार कर आगरा जाने वाली ग्रेट ट्रंक रोड पकड़ी थी। इस रास्ते से हुमायूं गंगा के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर पहुंचा। वहां उसे सूचना मिली कि शेर खां भी उधर आ पहुंचा है और शेर खां ने आगरा जाने वाली जो सड़क है उसकी नाकेबंदी कर रखी है। अतः हुमायूं के समक्ष युद्ध के अलावा कोई और चारा नहीं था। दोनों की सेनाएं 3 महीने तक आमने सामने डटी रही। इसी दौरान वर्षा आरंभ हो गई थी और मुगल शिविरों में पानी भरने लगा। हुमायूं और शेर खां के बीच में संधि की बातचीत हुई, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला और ऐसे में 26 जून 1539 को प्रातः शेर खां ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। मुगलों की सेना में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में मुगल सैनिक मारे गए। हुमायूं बहुत ही कठिनाई से एक भिश्ती की सहायता से गंगा पार कर पाया और वहाँ से वो आगरा चला गया। शेर खां ने मुगल बेगमों और स्त्रियों को सम्मान सहित वापस भेज दिया। चौसा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इसने शेर खां को विजयी बना दिया था और वो हुमायूं को पूर्ण रूप से पराजित करने में सफल हुआ और इसके बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण करी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तो हम देखते हैं कि अब मुगल वंश की जगह शेर शाह ने अपने वंश की स्थापना कर दी थी। 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ। आगरा पहुंचकर हुमायूं ने पुनः युद्ध की तैयारी करी और लगभग 40,000 सैनिकों को लेकर वो शेरशाह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। कन्नौज के निकट दोनों की सेना आमने सामने हुई। 1.5 माह तक आक्रमण नहीं हुआ। 15 मई को घनघोर वर्षा हुई और मुगल खेमों में पुनः पानी भर गया। 17 मई को मुगल सेना पर अफगानों ने आक्रमण कर दिया। मुगल डटकर मुकाबला नहीं कर पाए। शेर खां ने मुगलों से मुकाबले में मुगल युद्ध नीति का प्रयोग किया और वो सफल हो गया। अंत में मुगल सेना के पैर उखड़ गए, वे भाग खड़ी हुई। हुमायूं और उसके भाई ने बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाई। हुमायूं को भारत छोड़कर दिल्ली का राजमुकुट अफगानों पर के लिए छोड़ के भारत से बाहर निकलना पड़ा। वो लाहौर गया, वहाँ उसे कोई सहयोग नहीं मिला। इधर हम देखते हैं कि शेर खां ने बहुत ही आसानी से दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और हुमायूं से उसकी सत्ता छीन ली। हुमायूं पंजाब में भी नहीं रुक पाया। उसने कश्मीर जाने का प्रयत्न किया, किंतु वहाँ भी वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद वो सिंध चला गया, जहाँ उसका छोटा भाई हिंदाल पहले से ही गया हुआ था। हुमायूं की असफलता के कारणों को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हुमायूं की कुछ भूलें थी, जिनमें सबसे पहली भूल तो उसने अपने भाइयों को साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। दूसरा, कालिंजर पर अभियान उसकी दूसरी भूल थी, क्योंकि वहाँ के राजा को पराजित ना कर सका और ना ही उसे अपना मित्र बना सका। चुनार के दुर्ग पर शेर खां के लिए छोड़ देना, पूर्व में जो युद्ध हुए थे उसने शेर खां की शक्ति को बढ़ाने का मौका दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में जितने भी युद्ध उसके द्वारा किए गए थे उन सभी युद्धों में उसने कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ दिया, जो कि भविष्य के लिए
बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और उसे भारत छोड़ना पड़ा। इसके चारित्रिक दोषों की हम बात करें तो हुमायूं में बल और संकल्प शक्ति का पूर्ण रूप से अभाव था। वो डटकर किसी भी स्थिति का सामना नहीं कर पाया। वो मालवा और गुजरात की विजयों के बाद भी आनंद मनाने लगा और इस तरीके से युद्ध की पूरी तरीके से वो तैयारियां नहीं कर रहा था। हम ये कह सकते हैं कि वो भोग विलास में उसने अपना समय नष्ट किया और समय की यानी जो परिस्थितियां थी उसका तत्काल निर्णय नहीं करना उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही। अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जो कि उसकी पराजय का रहा, क्योंकि भाइयों को उसने अपने भूभाग बांट दिए थे और ऐसे में भाई जो थे वो उसके सहयोग के लिए खड़े नहीं हुए। इनमें आपस में ही गृह युद्ध की सी स्थिति बनने लगी थी। फिर इसकी असंगठित शासन व्यवस्था, विरासत में उसके पिता उसे कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं दे पाए थे और हुमायूं ने भी अपनी इस अव्यवस्थित व्यवस्था में कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की और ये एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था जो थी वो सुदृढ़ नहीं हो पाई और शासन जो था वो भी शिथिल होता चला गया। बहादुर शाह के प्रति हुमायूं की जो नीति अपनाई गई थी वो भी उसकी असफलता का कारण बनी। ऐसा नहीं, यानी बहादुर शाह के साथ को कमज़ोर नहीं कर उसने अपने लिए परेशानियां उत्पन्न करी, क्योंकि बहादुर शाह ने मालवा और गुजरात पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसके साम्राज्य को कमज़ोर बनाया। शेर खां के प्रति भी जो उसकी नीति रही वो भी उसकी पराजय का कारण रही, क्योंकि वो शुरुआत में उसकी शक्ति को आंक नहीं सका और उसने अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका दिया। भारतीय जनता ने हुमायूं को सहयोग नहीं दिया। उसने हालांकि वो जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया अपने किन्हीं भी कृत्यों से, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि जनता का झुकाव उसके प्रति बनता। हुमायूं के लिए ये भी कहा जा सकता है कि उसका दुर्भाग्य ही था, उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। भारत में जहाँ जहाँ उसने युद्ध करने की चेष्टा करी वहाँ उसे परेशानी का सामना करना पड़ा और शेर खां के साथ जब भी उसका युद्ध हुआ तो बारिश की वजह से परिस्थिति उसके विपरीत होती चली गई। उचित नेतृत्व जो था वो भी उसका भी अभाव रहा। हुमायूं एक कुशल नेतृत्व अपनी सेना को प्रदान नहीं कर पाया और ये उसकी पराजय का एक बहुत बड़ा कारण रहा। 1555-56 में हम ये देखिए, इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं जो शेडेड पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि ये हुमायूं का जो राज्य था वो उससे छीन लिया था। ये हुमायूं का साम्राज्य था और बाद में उसे ये सब छोड़ के जाना पड़ा था। 1555 से 1556 ईस्वी के मध्य वो पुनः भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुआ। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं भारत में इधर उधर भटकता रहा। उसने बहुत से मित्रों, संबंधी, भाइयों से सहायता मांगने की कोशिश करी पर उसे किसी के द्वारा सहयोग नहीं दिया गया। 1549 ईस्वी में उसने कंधार पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करा। उसके बाद 1553 में शेरशाह की मृत्यु हुई और शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात वो वापस से अपने पांव भारत में स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ।
1554 में वो पेशावर पहुंचा। 1555 में उसने लाहौर पर अपना अधिकार किया। 15 मई 1555 को मुग़लों और अफ़गानों के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें मुग़लों की विजय हुई। और जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ, इसमें भी मुग़ल विजयी हुए। और 15 वर्ष के अवकाश के पश्चात जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और वो दूसरी बार भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना उसके द्वारा की गई। 27 जनवरी को हम देखते हैं कि अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब वो उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा। उसकी सर की हड्डी टूट गई और उस चोट से 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेनपुल ने इस पर कहा है कि हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। हम देखते हैं कि हुमायूं ने, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि उसके बहुत से कुछ कारण थे जो उसे एक सफल शासक के रूप में स्थापित नहीं कर पाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहा वो उसकी चारित्रिक दुर्बलता का था। हुमायूं के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा और अकबर ने भारत में आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस